तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है ना। इससे पहले थर्मोडायनेमिक में भी हम लोगों ने गैस का बिहेवियर देखा था, लेकिन गैस का जो थर्मोडायनेमिक में देखा था कहीं ना कहीं तो हीट से रिलेटेड या एक मैक्रो लेवल पे देखा था कि हीट की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, वो चीज़ें देखी थी, टेम्परेचर, एक कहीं ना कहीं मैक्रो लेवल पे। लेकिन जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ये हम माइक्रो मतलब अंदर घुस रहे हैं गैस के। इसमें क्या कर रहे हैं, गैस के अंदर घुस रहे हैं कि यार देखें अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में वेलोसिटी कितनी है, अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे ऑस्किलेशंस हैं, गैप फ्री पाथ कैसे उसमें डिजाइन है। तो ये सारी चीज़ें मतलब अंदर जाके कहीं ना कहीं से एक काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, काइनेटिक जो उसका मोशन है तीनों डायमेंशन में एक्स वाई जेड, वो हम लोग इसमें देखेंगे। यानी अंदर जाके मॉलिक्यूल्स के अंदर जा रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल। गैस के ही क्यों, सॉलिड और लिक्विड के क्यों नहीं? तो सॉलिड लिक्विड में तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है वो काफ़ी हद तक के फिक्स रहता है, काफ़ी हद तक के फिक्स रहता है, तो मूवमेंट नहीं रहती। इसमें तो गैस है, मूवमेंट काफ़ी रहता है ना, गैस है। आप इधर आ जाइए। So, it is a branch of science that deal with the study of molecules. Molecules of gases are in constant random motion. Random motion होता रहता है उसमें, कोई फिक्स मोशन नहीं है कि 100 मॉलिक्यूल 100 ऐसे ऐसे जा रहे हैं, 100 में कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर, इस तरह रैंडम मोशन होता रहता है, रैंडम, एंड हैव मच स्पेस बिटवीन देम, सो वी स्टडी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस नॉट ऑफ सॉलिड एंड द लिक्विड. गैस ओन देयर प्रॉपर्टी ओनली ड्यू टू मोशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल एंड कॉलिजन बिटवीन देम. कॉलिजन होता रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्या होता रहता है, कॉलिजन होता रहता है. तो बॉयल्स लॉ जैसे हमने देखे कि बॉयल्स लॉ ने क्या बताया. अब हम लोग देखो इसकी एक डेरिवेशन करेंगे गैस की, आइडियल गैस को ही लेके चलेंगे कि इनका प्रेशर से क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम प्रेशर का, टेम्परेचर वॉल्यूम से क्या रिलेशन है. तो ये सारे हम लोग रिलेशन देखेंगे. तो हमें पता है कि बॉयल्स ने हमें क्या बताया कि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है. हाँ, प्रेशर बढ़ाएंगे, सोचो ना कंटिन्यू गैस है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा. तो प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, है ना. तो इसका मतलब पी इधर जाएंगे तो पी और वी का कांस्टेंट रिलेशन आ जाएगा, पी और वी का कांस्टेंट रिलेशन आ जाएगा. यानी पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू हो जाएगा. यहाँ पे अगर पी वन वी वन है तो यहाँ पे पी टू वी टू हो जाएगा. तो बच्चे कभी कभी थोड़ा सा एक मैथ बता रहा हूँ, पी वी में सोचो आमने सामने डायरेक्ट नहीं, ऐसे मत देखना. रिलेशन कभी भी इक्वल टू ऐसे ऐसे आप रिलेशन नहीं बता सकते हो, हमेशा इक्वल टू से ही जंप करके रिलेशन बताना होता है. पी वी में रिलेशन बताना तो वी को उधर में वी अपॉन में आएगा, यानी पी वी का इन्वर्स रिलेशन हो गया. तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी पी वी, यानी पी वन वी वन इज पी टू वी टू. अगर यहाँ पे पी 10 है, वी समझो कि 4 है. ओके, अगर यहाँ पी हमने बढ़ा दिया, पी कर दिया 20, ये बढ़ाया ना कंपेयर टू दिस, पी इधर बढ़ाया कंपेयर टू दिस, पी इधर क्या किया, बढ़ाया 10 के 20, तो डेफिनेटली वी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. क्यों कि पी वी में इन्वर्स रिलेशन, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, तभी तो 10 इंटू 4 40, तभी तो 20 इंटू 2 40 होगा. कांस्टेंट रिलेशन तभी तो बनेगा. तो कांस्टेंट रिलेशन का मतलब भी समझो. तो यहाँ पर आइडियल और रियल गैस से कुछ एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है ना. कुछ इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर टेम्परेचर लो है, प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं, आइडियल का हम ग्राफ कह रहे हैं वी और पी में, ये पी है प्रेशर, ये वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ये प्रेशर. ओके, क्या देख रहे हैं आइडियल में, एक रिलेशन, एक पर्टिकुलर कर्व आ रहा है, रिलेशन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कि किस हिसाब से पी बढ़ाने पे किस हिसाब से वी कम होता जा रहा है, एक पर्टिकुलर हमें रिलेशन दिखाई दे रहा है. लेकिन प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ग्राफ कुछ अलग ही तरीके से शो कर रहा है, कुछ अलग ही, यानी कि इसके रिलेशन से प्रैक्टिकल गैस से रियल गैस के रिलेशन में वेरी कर रहा है. कर्व क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर कम हो रहा है प्रेशर वॉल्यूम, उस रेशियो से प्रैक्टिकल गैस में वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है. अलग ही कर्व है ना, ये तो, ये देखो नीचे आई है, ठीक है.
यानी फर्क है कब, जब टेम्परेचर में क्या किया गया है, हमने लो किया है, टेम्परेचर क्या किया है, लो किया है, ठीक है। लेकिन जब हम आइडियल और रियल की बता रहा हूं मैं, जब हम टेम्परेचर हाई में चेक कर रहे हैं, आइडियल में तो हमने कर्व बना ही दिया, ये हमारी कर्व है आइडियल में, ये तो आइडियल में हमने खुद बनाया कि पी बढ़ा रहे वी, इस ब्लैक वाली कर्व के अकॉर्डिंग कम होता जा रहा है वी, ओके। लेकिन जब हम हाई टेम्परेचर में चेक कर रहे हैं अपने रियल गैस को, प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक के काफ़ी क्लोज जा रहा है हमारा प्रैक्टिकल, जो यानी रियल, जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो रियल जो हमारी गैस है, रियल गैस है, रियल जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक के आइडियल से मैच हो रहा है। देखो बिल्कुल बिल्कुल क्लोज गया, बिल्कुल क्लोज चला गया, बिल्कुल क्लोज चला गया आइडियल। यानी कि हाई टेम्परेचर में जो हम आइडियल के लिए रिलेशन मान रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम इस ब्लैक वाले कर्व के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो रियल में भी यही कब कब कब, जब हम हाई टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब हम लोग हाई टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब हमारी रियल गैस काफ़ी हद तक के आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगती है, ठीक है। चलो अच्छा, दैट हाई टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ रियल गैस इज क्लोज टू आइडियल गैस, ठीक है। ये हमें समझ में आया वॉल्यूम और प्रेशर का रियल और आइडियल का रिलेशन, कि हाई टेम्परेचर में काफ़ी हद तक के काफ़ी क्लोज जा रहा है, रियल गैस के जैसा ही बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चार्ल्स लॉ क्या बताता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के रिलेशन बताते हैं। देखो एक प्रेशर, अब देखो चार्ल्स लॉ में अगर वी और टी का बता रहे हैं तो प्रेशर को हमें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। अगर पी और वी का बना रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट है, तो चार्ल्स लॉ क्या बता रहा है, चार्ल्स लॉ ये बता रहा है कि टेम्परेचर तुम बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। कब कब, जब टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, प्रेशर दोनों ही कंडीशन में चेंज नहीं हो रही, दोनों कंडीशन मतलब कहीं पर हमने टेम्परेचर बढ़ाया वी बढ़ा, प्रेशर समझो 1 है 1 एटीएम, फिर एक और जगह किया टेम्परेचर बढ़ाया 1 ही एटीएम, कंटेनर को पैक नहीं रखना, कंटेनर पैक रख दो प्रेशर में चेंजेस आ जाएगा, कंटेनर को पैक नहीं करना है, कंटेनर ओपन रहेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो उसी कंडीशन में उसी प्रेशर में, प्रेशर बदला नहीं, और हम कोई 20 टेम्परेचर में चेक कर रहे हैं, 30 टेम्परेचर में चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 30 डिग्री से 50 डिग्री कर दिए, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, गैस फैल जाएगी, गैस फैल जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट में पता है कि बिलो 90 कर्व होता है हमारा, डायरेक्ट मतलब बिलो 90, राइट है लेफ्ट राइट है, कि आइडियल गैस में ये जो ब्लू वाला है, ये जो पर्पल वाला है, ये आइडियल गैस है, ये ग्रीन वाला है, ये रियल है। तो रिलेशन में हमें फर्क नजर आ रहा है, हमारा बुकला देखो, ये जो लाइन है ये टेम्परेचर की है, ओके, टेम्परेचर की है, और ये वाला जो वाई वाला एक्सिस है वो वॉल्यूम का है। तो हमें ये समझ में आ रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं हमारा वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, ओके सर ओके। लेकिन हम ये देख रहे हैं रियल, ये जो पर्पल है ये आइडियल के लिए, आइडियल तो डायरेक्ट बढ़ना स्टार्ट कर दिया, आइडियल ने क्या किया, डायरेक्ट बढ़ना स्टार्ट कर दिया, टेम्परेचर जैसे ही हमने बढ़ाया, हमने 0 से स्टार्ट करते हैं, चलो 10 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 10 डिग्री से स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ा फौरन वॉल्यूम बढ़ी है, नहीं तो वॉल्यूम उठना चालू हो गया, किसका, आइडियल। लेकिन रियल का ऐसा नहीं हुआ, रियल का थोड़ा सा और गए, 15 तक में गए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 15 के बाद हाँ थोड़ा चेंजेस हुआ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट किया रियल में, रियल गैस में जो हम प्रैक्टिकल कर रहे थे। आइडियल में तो बस जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ने लगा उसी वक्त। लेकिन रियल गैस में, जो हमने रियल गैस का मतलब ये है कि हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, देखें यार सच में ऐसी बात हो रही है, सच में ये बात है। जब देखा 10 से 15 में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब थोड़ी देर कुछ हुआ ही नहीं, फिर उसके बाद इसने अपना वॉल्यूम, लेकिन हाँ जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में पहुंच गए, जैसे समझो कि 17 पहुंच गए, समझो, हाँ समझो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जाके फिर दोनों का बिहेवियर एक जैसा होने लगा हाई टेम्परेचर में। यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर रियल और आइडियल आके मिल गए, लो में नहीं थे, देखो फिर अब बढ़ने लगे उसी हिसाब से, ठीक है ना।
पहले आइडियल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, रियल उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, लेकिन एक पॉइंट में टेम्परेचर हाई, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो गया, पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच हो गया, तो हमने आइडियल रियल का बिहेवियर देखा कि एक जैसा काफ़ी क्लोज होने लगा, कि जिस रेशियो से आइडियल का वॉल्यूम बढ़ रहा है उसी रेशियो से रियल का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है हाई टेम्परेचर में। टेम्परेचर हमने बढ़ रहा है, पहले दोनों का अलग है, बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट में आके, एक पॉइंट में देखो ये लाइन खींचो, एक पॉइंट में आके दोनों मैच कर गए। इज इट क्लियर नाउ? ये देखा हाई टेम्परेचर में, यहाँ पर भी ये समझ में आया कि हाई टेम्परेचर में रियल और आइडियल का बिहेवियर, रियल का बिहेवियर काफ़ी हद तक के आइडियल के जैसा हो जाता है किसी हाई टेम्परेचर में आकर। तो यहाँ से ये आइडियल गैस की इक्वेशन, जो कि हमने शायद पहले भी पढ़ चुके हैं, V का T का डायरेक्ट रिलेशन है, V और P का इन्वर्स रिलेशन है, यानी P इधर आ जाएगा, T उधर रहेगा, बीच में कांस्टेंट देखो, P को ऊपर लिया V के पास तो PV हो गया, T यहीं रखा, ओके, तो PVT कांस्टेंट है तो R लगा दिया, प्रोपोर्शनल है तो क्या है, R इज व्हाट, तुम्हारा एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 8.3 1 atm में होती है, ठीक है। सो R इज वॉज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड दिस इज फॉर 1 मोल या 1 नंबर ऑफ मोल के लिए है, मतलब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे n इसीलिए यहाँ पे शो नहीं किया, 1 है ना, 1 into 8। तो अगर n नंबर ऑफ मोल का हमें चाहिए रिलेशन गैस इक्वेशन, तो यहाँ पे n लगा दो, n इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, यहाँ पर एक मोल की बात है, n1 है, P इज इक्वल टू RT। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर एक और रिलेशन हम निकाल लेंगे, ये इंपॉर्टेंट कई जगह यूज होता है। तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो n है, जो n है, n इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, जो PV इज इक्वल टू हमने nRT लगाया है, देखो PV इज इक्वल टू RT, दैट इज योर व्हाट, फॉर 1 मोल, एक मोल गैस के लिए ये इक्वेशन बनी। तो हमने यहाँ पे n में 1 को अज्यूम 1 रख लिया, तो 1 RT मतलब RT हो गया। तो अगर एक से ज़्यादा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, यानी नंबर ऑफ मोल्स 1 से ज़्यादा है तो n में कोई वैल्यू आपको 1 से ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी, तो फाइनली इक्वेशन आ जाएगी PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना। तो अब देखो स्मॉल n, व्हाट इज स्मॉल n, स्मॉल n इज योर मोल्स ऑफ गैस, तो टोटल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यानी अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करोगे, टोटल मॉलिक्यूल से एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर दोगे। तो ये एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो एवोगैड्रो नंबर एक क्वांटिटी है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम लोग क्वांटिटी में जैसे कि डजन यूज़ करते हैं, जैसे एक डजन में कितने होती है क्वांटिटी, 12 होती है। उसी तरह एक मोल में जो एवोगैड्रो नंबर है, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जिस तरह हम लोग डजन यूज़ कर रहे हैं, डजन के लिए 12 यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल, 5 मोल्स में कितने होंगे, 5 इंटू दिस मच, ओके। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें बोला जाए एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, देखो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। जिस तरह हम बोलेंगे कि बताओ एक डजन में कितने नंबर आते हैं, 12 पीस आते हैं, ओके। 5 डजन में कितने होंगे, 5 डजन में 5 इंटू 12 होंगे, यानी 60 होंगे। तो ठीक इसी तरीके से जो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23
मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यही जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे इसमें 12 नंबर है, एक 12 नंबर है, इसी तरह ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये एक एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है ना। तो एक मोल में इतने नंबर मॉलिक्यूल्स हो गए, 5 मोल में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू इतने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो 5 मोल में कितने, इतने मॉलिक्यूल। बात समझ में आई। तो ये जो 5 है ये क्या है, ये n है, नंबर ऑफ मोल्स है। जिस तरह हमने बोला ना 5 दर्जन, 5 यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स, नॉट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो जिस तरीके से अगर हमें टोटल एप्पल, जैसे मैंने बोला 5 डजन, 5 डजन, टोटल एप्पल कितने होंगे, टोटल नंबर, यानी टोटल एप्पल्स, चलो एप्पल ही ले लेता हूँ मैं, टोटल एप्पल्स कितने होंगे 5 डजन में। हम क्या करेंगे, 5 इंटू 12, 60 हो गए, 5 इंटू 12 टोटल एप्पल्स हो जाएंगे 60, है ना। तो यहाँ पे 60 क्या हो गया, ये हो जाएगा कैपिटल एन। अगर हम कंपेयर करें अपने मॉलिक्यूल्स में, जैसे टोटल मॉलिक्यूल्स हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल, जैसे टोटल एप्पल 60, वैसे टोटल मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स है, जैसे नंबर ऑफ डजन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। और एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसी तरह एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया एन का, यानी नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या बन के आ गया, कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 60 है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन ये जो एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर के शॉर्ट में हमने नाम दे दिया क्या, कैपिटल एन ए, ये फॉर्मूला आ गया क्या, स्मॉल एन का। तो स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ मोल, जिस तरह यही 5 नंबर ऑफ डजन, इसी तरह मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, जैसे 60 टोटल एप्पल्स हैं, तो इसमें कितने डजन हुए, ये कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई एक डजन की क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, हम बोलेंगे 5 डजन है ये। इसी तरह अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो एन मतलब टोटल मॉलिक्यूल में से ये एक एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब आगे बात समझ में, नंबर ऑफ मोल्स की कहानी, ठीक है ना। ओके, तो चलो, तो यहाँ पर मैंने यहीं पे एक्सप्लेन किया था, तो मैंने अभी इसको दोबारा ये किया है और थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए आप लोगों को। तो याद रखना स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन, ए है ना, यहाँ सिंबॉलिक है ना ये, तो ए नीचे बना दो, इट्स नॉट वेरिएबल, एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, इतने क्वांटिटी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिस तरह एक डजन में 12 होते हैं, इसी तरह एक एवोगैड्रो नंबर में इतनी क्वांटिटी होती है। तो ये आ गया आपका क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहां पर एन की जगह क्या पुट कर दिया, कैपिटल एन, यही निकाला ना, एन की जगह एन की यही वैल्यू निकाली ना हमने अभी। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ अपॉन एन ए, एवोगैड्रो नंबर, तो उसकी जगह हमने लिख दिया एन अपॉन एन ए। अब जिसमें तो हमें यह पता था कि आर अपॉन एन ए का जो रेशियो होता है, आर अपॉन एन ए एवोगैड्रो नंबर एन ए, ये किसके बराबर होता है, के बी के बराबर होता है, ठीक है ना, के बी। तो हमने वही लिख दिया, ये आर अपॉन एन ए की जगह हमने क्या डाल दिया, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डाल दिया। ये देखो पी वी कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आर बाई एन की जगह के बी डाल दिया, ठीक है ना, आर अपॉन एन और इंटू टी, इंटू टेम्परेचर। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, जिसमें आर हमारा क्या होता है, आर इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। और के बी यानी कि जो रेशियो होता है किसका, आर बाई एन ए का, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, मतलब इतनी एनर्जी होती है पर केल्विन पे, इतनी एनर्जी गेन करेगा। इसका मतलब यही हुआ ना, पर केल्विन पे इतनी जूल एनर्जी गेन करेगा,
पर केल्विन है ना, पर केल्विन, ठीक है ना, इतनी जूल एनर्जी कैरी करेगा। ओके, और आर क्या बता रहा है तुम्हें बताओ, आर तुम्हें क्या बता रहा है, आर ये बता रहा है कि इतनी एनर्जी, देखो आर क्या बता रहा है, इतनी जूल पर मोल पर केल्विन, मतलब एक मोल गैस को एक केल्विन बढ़ाने के लिए, यही बात हो रही ना, एक मोल गैस को, एक नंबर ऑफ मोल्स मैंने बता दिया, तो एक मोल गैस को इतनी केल्विन यानी एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी। ये हो गया आपका आर। ओके, हमें यहाँ पर एप्पल के डजन बताने हैं, ना कि एप्पल कितने 36 हैं 48 उतने, 3 दर्जन है कि 4 दर्जन, ये नंबर ऑफ मोल कितने, समझ में आ गई बात। ठीक, तो यहां से हमने n को ओपन कर लिया, n बाई अपॉन एन, ये अभी मैंने बताया, n इज वॉट, कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। जैसे टोटल 48 एप्पल लाए थे तो 48 डिवाइड बाई 12 ऐसे, है ना, तो ये बात है कि हमने ओपन कर दिया। ओके, ये बात अलग थी। अब हमें पता है जो आर का जो रिलेशन है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से प्रोडक्ट रिलेशन है, मल्टीप्लाई क्या है, के बी इंटू एन ए एवोगैड्रो नंबर, ये इज इक्वल टू आर होता है, यानी के बी इज इक्वल टू आर बाई एन ए आ जाएगा। तो यहाँ से आर बाई एन ए की जगह, आर अपॉन एन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के बी लिख सकते हैं, के बी लिख दिया। कैपिटल एन ना भूलना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कैपिटल एन, और जो एन ए छोटा लिखो, छोटा है में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये एन ए है, ये एवोगैड्रो नंबर है, जैसे डजन, एक डजन में 12 होते हैं, वो एवोगैड्रो नंबर है एन ए, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने डजन लाए वो छोटा है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला एक और हमें रिलेशन मिल गया। तो ये डिपेंड करता है कैसे आपको क्वेश्चन दिए, कहाँ से इंफॉर्मेशन दी है, कहाँ से डेटा दिया है, ठीक है ना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लिख लो, एक तो ये है वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, आर की 8.3 या 8.31, दो डिजिट, दो डेसिमल में लिख दो, ठीक है ना। जूल पर मोल पर केल्विन है, -1 -1 है दोनों में, ठीक है ना। सो पी वी कैपिटल एन, व्हाट इज कैपिटल एन, बोलो जल्दी से, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूरा ओपन करके, ठीक है ना, के बी इंटू टी, एक ये रिलेशन मिल गया, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है, अब हमें ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ से ग्राफ को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर, एक ग्राफ ये बना रहे हैं T1 T2 T3, तीन अलग अलग टेम्परेचर में हमने चेक क्या चेक किया है, प्रेशर और तो यहां पे अप्रोच देखो, आइडियल गैस में तो आर तुम्हारा क्या हो रहा है, दिस इज आर, ओके, आर तुम्हारा कांस्टेंट है, और हम ये मान के चल ही रहे आर कांस्टेंट है ना, ये अभी हमने बताया कि आर क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लेकिन किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो रेड वाली जो लाइन है वो तो आइडियल गैस हो गई, और ये जो दूसरी जो लाइन है तीनों 1 2 3, ये हम प्रैक्टिकल चेक कर रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर में चेक कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चेक कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर में। T1 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमने जब चेक किया तो काफ़ी हद तक के आइडियल गैस के क्लोज हो रहा था, आर की वैल्यू काफ़ी हद तक के आइडियल गैस की क्लोज हो रहा था, है ना। जब हाई टेम्परेचर, देखो T1 पहले बता दिया गया, T1 सबसे ज़्यादा है, T2 उससे कम है, T3 उससे कम है, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि आइडियल गैस में काफ़ी हद तक क्लोज हो रहा है जब हाई टेम्परेचर में चेक कर रहे हैं। नहीं सर आर से इसको प्रैक्टिकल गैस को, आर देखो, आर तो कांस्टेंट है आइडियल गैस के लिए, हाँ। अब हम प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं, ब्राउन रेड लाइन में तो हम लोग प्रैक्टिकल इसके लिए को क्या लें, चेक कर रहे हैं हम लोग, अच्छा उसी से check करें। अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग टेम्परेचर में रियल गैस को चेक कर रहे हैं बिहेवियर, कि आर का बिहेवियर क्या आ रहा है, कि आर का बिहेवियर क्या आ रहा है। आइडियल में तो कांस्टेंट है, आइडियल में तो
कांस्टेंट है, बाकी में चेक करेंगे आर का क्या बिहेवियर आ रहा है। तो जब बड़े ज़्यादा टेम्परेचर में चेक किया तो काफ़ी हद तक क्लोज हो रहा था आइडियल, उससे कम टेम्परेचर में और दूर चला गया, उससे कम में रियल बहुत ही दूर, आर बहुत ही ज़्यादा फर्क है, कम टेम्परेचर में आर तो बहुत ही दूर है। साथ में हमने एक प्रेशर भी देखा कि बहुत लो प्रेशर में, बहुत ही लो प्रेशर में हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, देखो ये प्रेशर है, तो बहुत ही लो प्रेशर में काफी हद तक के रियल गैस आइडियल गैस के बराबर भी जा रही है। साथ ही साथ काफी हाई प्रेशर में भी क्या हो रहा है, रियल गैस आइडियल गैस के बराबर हो रही है, काफी हाई प्रेशर में। तो टेम्परेचर वाइज भी चेक कर रहे हैं और प्रेशर वाइज भी चेक कर रहे हैं हम लोग, हमारी बात समझ, टेम्परेचर वाइज भी चेक कर रहे हैं, प्रेशर वाइज भी। तो लो और हाई प्रेशर में रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रही है, लेकिन टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर बहुत सही निकालना है तो लो प्रेशर हाई प्रेशर बट टेम्परेचर ऑलवेज हाई, बट देखो हाई प्रेशर लो प्रेशर, टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारी रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगी, लेकिन प्रेशर लो होना चाहिए या तो बहुत हाई होना चाहिए, साथ ही साथ प्रेशर लो होना चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए। ठीक है, सो हाइपोथेसिस क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये हाइपोथेसिस है कि अगर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो उतने ही बड़े कंटेनर में, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब वॉल्यूम, अगर सेम वॉल्यूम है, तुमने गैस भरी दोनों में, ठीक है, मतलब तुम ऐसे एक इमेजिन करो कि कहीं पर है ना ऑक्सीजन थी, कहीं पर हाइड्रोजन थी, तुमने ऐसे हाथ ऐसे कर दिया, यानी इस हाथ में तुम्हारे जितने ऑक्सीजन के लिए मोल्स आएंगे उतने ही तुम किसी रूम में गए जहाँ पर हाइड्रोजन तुमने हाथ ऐसे किया, उतने ही हाथ तुम्हारे इतने हैंड में या हॉलो जो है तुम्हारी ये, उतने ही जगह में ऑक्सीजन के भी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे जितने हाइड्रोजन या किसी भी गैस। ये हाइपोथेसिस है, मानना है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ये आइडियल की बात है, ठीक है ना। ऐसे नहीं, तुम गए एक रूम में, ऑक्सीजन भरी थी, तुम ऐसे बाल्टी लिया, ऐसे करके हवा में ये कर दिया, और जितने भी आ गई गैस अंदर उसी बाल्टी में, उसी कंटेनर में, और जितनी भी गैस आ गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उतनी ही बाल्टी में नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे, जबकि साइज अलग अलग है, जबकि साइज दोनों के अलग अलग है। एच के मॉलिक्यूल का साइज अलग, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का साइज अलग, दोनों का मोलर मास अलग अलग, लेकिन फिर भी हम ये मानेंगे उतनी ही जगह में अगर सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, तो नंबर ऑफ मोल उतनी जगह के लिए सेम ही रहेगा, कोई भी गैस रहेगा, ऐसा मान के चलेंगे, जबकि ऐसा रियल में होता नहीं है। एक गैस होती है, देखो स्टेज में दिखाते हैं ना, नीचे नीचे धुआं दिखता है, उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है, तभी तो नीचे नीचे है, हवा से भारी तभी नीचे है ना। तो दो लॉ हो गए। अब गैली-लुसेक्स लॉ में क्या बता रहा है कि अगर वॉल्यूम तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बता रहे हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है, पी का डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, सही बात है। अगर एक कंटेनर में गैस है, ये वॉल्यूम तुमने कांस्टेंट कर दे, कंटेनर तुम्हारा ओपन नहीं है, पैक कंटेनर है, तुमने क्या किया, नीचे से गैस लगा दी, गर्म करना शुरू कर दिया, प्रेशर बढ़ेगा नहीं, उसका बढ़ेगा, सिलेंडर फट जाता है, तभी तो बोले सिलेंडर फट गया, क्यों फट गया, अंदर है ना उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, किसी भी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने से प्रेशर बहुत क्रिएट हो गया था, अब वॉल्यूम उतने ही तुम दिए हुए थे, तो प्रेशर इतना बढ़ गया उसने सिलेंडर को ही फाड़ दिया। तो जो गैस में इतनी ताकत होती है कि लोहे के मोटे चादर को फाड़ दिया, तो बोले सिलेंडर फट गया, सिलेंडर कुकर सिलेंडर नहीं फटते क्या, सिलेंडर भी, और क्या, अरे हीट अंदर लीक हो गया, अंदर गैस चली गई, अंदर फायर चला गया, हाँ तो गर्म तो भी फट जाएगा,
अगर बाहर से भी गर्म, अरे भाई एक एग्जाम्पल बता रहे हैं यार। तो अब हम लोग आते हैं हमारे नए टॉपिक पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब हम यहाँ से निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, स्पीड, गैस के मॉलिक्यूल्स। तो एजम्पशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या बता रहे हैं, क्या एजम्पशन लेके चले, अगर जो भी हम थ्योरी बताएंगे या जो भी फॉर्मूले निकालेंगे, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी के हो, चाहे वो वेलोसिटी से रिलेटेड हो, तो एजम्पशन क्या लेंगे, क्या मान के चलेंगे। देखो, गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली रिजिड एंड इलास्टिक, मतलब गैस का जो मॉलिक्यूल है, पूरा कंटेनर नहीं, गैस का रिजिड पूरा कंटेनर रिजिड होता है गैस का, वो तो अलग अलग होता है ना, ये आपस में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। तो लेकिन जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये रिजिड है, ये फिक्स है। इनमें ऐसा नहीं है कि टकराए तो ये थोड़ा शेप बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो जैसे ये है, अगर ये आपस में टकराएंगे तो ये ऐसे करके दबेगा नहीं कि इधर से ऐसे दब गया, धक्का मारा इस मॉलिक्यूल ने तो ये दब गया, ऐसा नहीं है। ऐसा मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल के गुच्छे की बात नहीं हो रही है, यू नो, उसकी बात नहीं है, एक सिंगल मॉलिक्यूल की। तो ये रिजिड होगा, इलास्टिक होगा, टकरा के दूर जाएंगे, ये अजम्पशन मान के हमें चलना है। दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट फॉर गिवन गैस एंड फॉर डिफरेंट गैस, ठीक है ना। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में ये साइज तो बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब पूरा का पूरा इधर से इधर साइज आपने जो डिस्टेंस ले लिया, इसके साइज को तुमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि इतने छोटे होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन, ये मान के चलना है मोशन कंटिन्यू होता ही जा रहा है, मूविंग इन ऑल 3 डायरेक्शन, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ड्यूरिंग रैंडम मोशन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो ये मान के चल रहे हैं कि ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं और वॉल से भी टकरा के वापस आके मॉलिक्यूल्स के बीच में टकरा रहे हैं। वॉल से टकराया, कंटेनर है, इधर आया मॉलिक्यूल, टकराया वॉल से, वापस आया, फिर किसी मॉलिक्यूल से टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इस तरह रैंडम मोशन हो रहा है, रैंडम कॉलिजन हो रहे हैं। ये सब मान के चलना है हमें। द कॉलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक मतलब जितना तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक का मतलब समझो, जितना तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम था, टकराने के बाद वापस वही फाइनल मोमेंटम भी हो गया, ये हुआ तो परफेक्ट इलास्टिक। एंड समझ गए ना, जितना इनिशियल मोमेंटम था पी मतलब मोमेंटम, फाइनल में उतना ही मोमेंटम रहा, मतलब परफेक्ट इलास्टिक ये होगा। एंड देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन देम, जब रिपल करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं खींच रहा है एक दूसरे को, आइडियल गैस की है ना ये। बिटवीन टू कॉलिजन मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट है, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है, टकराया तो वो ऐसे ऐसे करके नहीं गया, स्ट्रेट जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेट गया, टकराया डायरेक्ट स्ट्रेट गया, कहीं और टकरा गया, ये मान के चलना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट कॉलिजन डेंसिटी रिमेन, कॉलिजन के बाद भी डेंसिटी रिमेन सेम, क्योंकि कॉलिजन होता है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं, ओवरऑल एवरेज डेंसिटी में सेम है। तो ये हमारे क्या है, एजम्पशन है, ठीक है ना। अब इसी एजम्पशन से हम लोग आरएमएस वेलोसिटी निकालेंगे, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये निकालेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है क्या है कि जितने भी लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, सबके रैंडम मोशन है, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी, तो कोई तो एवरेज या एवरेज से और ज़्यादा क्लोज आरएमएस वेलोसिटी लेंगे। तो आरएमएस कैसे निकालना पड़ता है, पहले तो रूट लगाएंगे, फिर उसका मीन लेंगे, मीन मतलब सबके सारे मॉलिक्यूल्स की जो अपनी अपनी वेलोसिटी है, किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 1 है, किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 2 है, किसी की 3, ऐसे करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सबके अपने वेलोसिटी है, सबका प्लस सबके स्क्वायर का प्लस कर देंगे और अपॉन एन मतलब मीन निकाल देंगे, अपॉन मीन। तो क्या हो गया, पहले हमने क्या किया, मीन स्क्वायरिंग और रूट लगाया, तो रूट मीन स्क्वायर, देखो स्क्वायर किया सम ऑफ, फिर मीन मतलब मीन मतलब ठीक है, सारे वेलोसिटी की स्क्वायर किया, वेलोसिटी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 सबका स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला, मीन कैसे निकाले, सबको प्लस डिवाइड बाई एन, फिर रूट मार देंगे। ऐसे उल्टा पढ़ोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, स्क्वायर मीन रूट, पहले सबके वेलोसिटी को स्क्वायर मार दिया, सबको स्क्वायर मार दिया, फिर मीन मतलब सबको प्लस करके डिवाइड बाई एन कर दिया, यहाँ पे एन भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, और फिर रूट मार दिया, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, आरएमएस,
वेलोसिटी आ जाएगी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। ठीक है ना, आइडियल गैस की बात हो रही है। तो आइडियल गैस में हमें प्रेशर से एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, so let there are n number of molecule in a cube and these molecules are in random motion and exert pressure on wall due to collision। ठीक है, तो एक कंटेनर में या एक क्यूब में, जो कंटेनर है उसका जो शेप है वो क्यूब है, उसमें कॉलिजन हो रहा है कंटिन्यूसली। जब कॉलिजन होगा तो डेफिनेटली उनके अंदर क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा, है कि नहीं। जब जाएंगे तब उनके अंदर इनिशियल मोमेंटम होगा कॉलिजन से पहले, कॉलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम हमने क्या ले लिया, एम यू, और यहाँ पे सिंबॉलिक हमने एक्स लिया है। एक्स इज नॉट योर वेरिएबल, ये सिंबल है, ये बता रहा है कि यू में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन की बता रहे हैं यहाँ पर, कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू है, और ये एम है, मास हो गया मॉलिक्यूल का। और पी फाइनल यानी फाइनल मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा, माइनस एम यू एक्स। माइनस क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन पे वापस आएगा, है ना। देखो ये मॉलिक्यूल आके टकराया, टकरा के हमने एक एवरेज में ले लिया कि वापस ऐसे आया। ठीक है, तो माइनस एम यू एक्स ले लेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम यू एक्स, मतलब एक्स वाली डायरेक्शन के देख रहे हैं हम लोग, माइनस फिर क्योंकि इनिशियल जो है वो आप ले लो फाइनल माइनस इनिशियल, और माइनस इनिशियल में हमने ले लिया माइनस के एम यू एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, पी फाइनल कर दो। ठीक है ना, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। ओके, तो इनिशियल हमने लिया एम यू एक्स, फिर माइनस और फाइनल माइनस एम यू एक्स, तो डेल्टा पी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 एम यू एक्स। यह आ गया चेंज इन मोमेंटम, मॉलिक्यूल का मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, 2 एम यू, और सिम्बॉलिक वे से क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है ना, मतलब एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, अब देखो, अब हमें पता है कि जो न्यूटन के लॉ से हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं। फोर्स इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 2 एम यू एक्स आया। ओके, एक्स क्या है, डायरेक्शन खाली बता रहा है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। अपॉन हमने यहाँ पे टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दिया, और डिस्टेंस कितना लिया, अगर जैसे कि जो कॉलिजन हुआ उसको डिस्टेंस को एल मान लें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पूरा डेल्टा पी देख रहे हैं, यानी कि गया और वापस आया, यानी कि डबल लेंथ ले लेंगे 2l, जाके वापस आया ना। चेंज इन मोमेंटम में जो एल लेंगे डिस्टेंस पूरा ही लेंगे ना, गया टकराया वापस आया, मतलब इनिशियल फाइनल। तो 2l डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड लेंगे u x, मतलब एक्स डायरेक्शन में वैल्यू स्पीड। ठीक है, u हमने स्पीड के लिए किया हुआ है। सो देखो क्या रिड्यूस हो रहा है, 2 से 2 रिड्यूस हो रहा है, x ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m u, और u ये ऊपर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एम यू स्क्वायर एक्स बाई एल। ये आ गया क्या, फोर्स आ गया। ठीक है, फोर्स आ गया। तो ये तो बात हुई एक्स डायरेक्शन की, ये बात किसकी हो रही थी अभी तक कि सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो आपका जो स्पीड है मॉलिक्यूल की, वो तो एक्स में भी है, वो तो वाई में भी है, वो तो जेड में भी है, आई जे के तीनों में है ना, तीनों में है। तो जिस तरह हमने एक्स के लिए लिया है उसी तरह हम लोग वाई में भी ले सकते हैं, और उसी तरह हम लोग के लिए भी ले सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, एम यू स्क्वायर एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में अपॉन एल। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, प्रेशर का हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिसमें फोर्स का ये पूरा एक्सप्रेशन हमने अभी ड्राइव कर लिया था, एम बाई एल यू स्क्वायर एक्स अपॉन एरिया के लिए क्या लेंगे, एल स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि लेंथ अगर इतनी ले लो तो आप इधर भी इतनी ही लेंथ ले लो, एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर ले लेंगे। तो अब इसको हमने क्या किया, ये एम बाई एल है ना, इसको ये क्योंकि मेन फ्रैक्शन तो यही है ना, मतलब मेन फ्रैक्शन ये है, तो ये इसका डिनोमीटर ये हो गया, एल हो गया, तो ये नीचे आ जाएगा।
तो एल और एल का स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एल क्यूब का मतलब ही वॉल्यूम होता है, एल क्यूब का मतलब ही वॉल्यूम होगा। तो फाइनली प्रेशर का जो एक्सप्रेशन निकल कर आया वो एम बाई वी इंटू यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्चुअली यू एक्स नहीं, यू का स्क्वायर एक्स है, बच्चों ने नोट्स कॉपी सही नहीं किए, ठीक है। ओके, तो अब हमें पता है क्या कि स्पीड तो तीनों में रहने वाली है, वेलोसिटी एक डायरेक्शन में भी रहने वाली है, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। अरे भाई कोई मॉलिक्यूल है वो तो आपका एक्स में भी जा रहा होगा, वाई में भी जा रहा होगा एंड जेड में भी जा रहा होगा, तीनों डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है ना। यानी इसके बाद जो स्पीड है वो तीनों डायरेक्शन में, और तीनों को हमने लेट क्या कर लिया, क्योंकि आइडियल गैस की बात हो रही है, तीनों को हम लेट ये कर लेंगे कि एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है वही वाई डायरेक्शन में, वही जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों को हम स्पीड प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर ही है भाई। एक के लिए स्पीड कितनी है, एक के लिए स्पीड है आपकी यू स्क्वायर, देखो यू एक्स यू वाई यू जेड, ठीक है ना। यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर एक्स डायरेक्शन, यू स्क्वायर वाई डायरेक्शन एंड यू स्क्वायर जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यू स्क्वायर एक्स, मतलब एक तीनों के लिए एक्स वाई जेड के लिए ही हमने एक्स में कंसीडर कर लिया। यानी कि ये जो वेलोसिटी है, ये इसका जो रेशियो निकलेगा ये क्या निकलेगा, यू स्क्वायर बाई 3, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो अपॉन 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने एक डायरेक्शन पे यू स्क्वायर लिया था, हम यहाँ क्या कर देंगे, यू स्क्वायर बाई 3 ले लेंगे एवरेज। देखो बात समझो, यहाँ पर जो जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल तो तीनों में जा सकता है ना, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है एक्स वाई जेड में, और ये तो ओवरऑल हम एक्स के लिए कह रहे हैं। तो इसकी यानी कि अगर इसको तुम तीनों को डिवाइड करोगे, इसी एक्स वाली स्पीड को, सोचो कि ये वाई में भी गया होगा, सोचो कि एक्स में भी तो गया है, सोचो कि जेड में भी गया है, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ओवरऑल जो वेलोसिटी है वो अपॉन 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर सिर्फ एक्स के लिए सोचो, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन के लिए सोचो, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यू स्क्वायर था एक्स में शिफ्ट था वो अपॉन 3 कर देंगे। अपॉन 3 क्यों, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके 3 डायरेक्शन में ये बढ़ गया है। ये मॉलिक्यूल है जिसको हम ओवरऑल एक्स में ही सिर्फ मान के चल रहे थे, लेकिन अब ये मान के चलेंगे कि यार ये तो वाई में भी जा सकता है, ये तो जेड में भी जा सकता है, ठीक है। समझो कि 60 की यहाँ पे समझो कि 30 मीटर पर सेकेंड थी, 30 मीटर पर सेकेंड एक्स में लेके चल रहे थे, लेकिन हम इसको कैसे लेके चलेंगे, 30 ना करके 10 एक्स में, 10 वाई में, 10 जेड में, एक ओवरऑल वैसे मान के चलेंगे। तो यू स्क्वायर बाई 3, ये इसकी प्रोबेबिलिटी 3 आ जाएगी, ओके। और ये सब बातें किसकी हो रही है, सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अभी तक के देखो एन आया नहीं, यानी सिंगल मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो ये एन और वाले एन से तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ये एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, एन। तो जैसे एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी प्रेशर इतना था, ये प्रेशर का ही निकाला ना मैं, क्या निकाला, प्रेशर का ही एक्सप्रेशन निकाला ना मैंने। यहाँ पे क्या किया, यू स्क्वायर जो हम एक्स में लेके चल रहे थे, हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, तो एवरेज में डिवाइड बाई 3 ले लिया, बस इसी को हमने इसे चेंज कर दिया, प्रेशर को, प्रेशर का ही ये था ना डेरिवेशन। तो पहले जो एक्स में मान के चल रहे थे, अब क्या मान के चलेंगे यार, ये तीनों में जा सकता है, डिवाइड बाई 3, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन ये किसके लिए था, फॉर वन मॉलिक्यूल, ये किसके लिए था, फॉर वन मॉलिक्यूल, ओके। तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो सबको प्लस करेंगे प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर निकालने के लिए। पहले वाले मॉलिक्यूल का ये, सेकेंड मॉलिक्यूल का ये, थर्ड का डॉट 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 एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, यही बात हुई कि नहीं। तो अब इन सब में कॉमन क्या निकलेगा, m बाई 3 भी कॉमन निकल आएगा, m भी कॉमन है और 3b और 3v भी कॉमन है। हाँ, u सबके क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। क्यों u अलग अलग हो रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं फिलहाल, अभी तक के यहाँ तक के मान के चल रहे हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग है, कोई दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग है, कोई तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग है। बाकी सब तो मास तो सेम है, सेम गैस है, सेम मास रहेगा ना, कंटेनर वही तो वॉल्यूम भी वही रहेगा, ओके। तो इसमें से m और 3 भी कॉमन बाहर निकाल लिया। अब देखो
ये जो है ना अलग 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 मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है एक्चुअली में, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, तो इनको प्लस ना करके या तो ऐसे करो, ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दो। चलो ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ नीचे भी n से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ऊपर नीचे दोनों स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक n डिवाइड इस एक्सप्रेशन के नीचे दे दिया और एक n मैंने यहाँ लगा लिया, एक n मैंने यहाँ लगा लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो n मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? हाँ सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है। अगर हम RMS वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है RMS, बताओ यू RMS क्या होता है? यू RMS क्या होता है? अंडर रूट यू स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर 2 प्लस यू स्क्वायर 3 डॉट 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 यू स्क्वायर n डिवाइड बाई n, यही होता है ना RMS, है ना। रूट मीन स्क्वायर, यानी स्क्वायर किया, मीन निकाला, रूट लगाया, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर मार दो, इससे की रूट कट जाए, तो यू स्क्वायर RMS यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बचेगा यू स्क्वायर 1 यू स्क्वायर 2 प्लस यू स्क्वायर 3 डॉट 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 यू स्क्वायर n अपॉन n। यानी कि इसकी जगह ये देखिए यही आ गया ना, सेम टू सेम आ गया ना। इसकी जगह हम यू स्क्वायर RMS लिख सकते हैं, हाँ यू स्क्वायर RMS लिख सकते हैं, ठीक है, यू स्क्वायर RMS लिख सकते हैं। तो यही हमने जो भी अलग अलग जो वेलोसिटीज थी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमने यू स्क्वायर RMS लगा दिया। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि गैस exert equal pressure on each wall, so this is pressure exerted by gas on walls। तो वॉल्स में हमें ये पता चला कि जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो कितनी एक्सर्ट कर रही है, यू स्क्वायर RMS के बराबर, यानी 1/3 mv यू स्क्वायर RMS। तो यहाँ पर देखो n मैंने नहीं लगाया, अगर 1 मॉलिक्यूल है तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में है? ठीक है ना। तो ये 1 मॉलिक्यूल का प्रेशर ये है, n मल्टीप्लाई n आ जाएगा तो यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का प्रेशर, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनका आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे बात समझ में, तो ये हो गया प्रेशर की डेरिवेशन। अब देखो इसमें क्या और छेड़खानी भी कर सकते हैं, हाँ लग तो रहा है, कैसे, क्या मास अपॉन वॉल्यूम जाना पहचाना नहीं लग रहा है? हाँ सर, मास अपॉन वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर RMS। ये डेंसिटी के टर्म में भी हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यह आ गया कि प्रेशर ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड पर है ना, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम पे इतना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ओके, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग निकालेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना होगा, हाफ mv का स्क्वायर, तो यहाँ पे u ले लिया, स्पीड के लिए u स्क्वायर कर दिया। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर n मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी या स्पीड मालूम होना चाहिए। उसके लिए हम लोग कौन सी स्पीड लेते हैं, एक एवरेज से काफ़ी क्लोज RMS वैल्यू लेते हैं, है ना। RMS, ये मैंने पहले बताया RMS का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर का RMS, मतलब RMS वाली वेलोसिटी ले ली, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात होगी, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो हमें RMS वाली स्पीड लेनी पड़ेगी, ठीक है, यू स्क्वायर RMS।
एन मल्टीप्लाई क्यों किया? एन इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल का थोड़ा चाहिए, हमें काइनेटिक एनर्जी कई सारे मॉलिक्यूल का चाहिए, तो मल्टीप्लाई एन तो करेंगे ना। ये तो एक मॉलिक्यूल का, तो इंटू एन इसलिए किया। और आरएमएस क्यों लगाया? क्योंकि सबके अलग अलग वेलोसिटीज थी, सबके अलग अलग स्पीड थी, तो हम आरएमएस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है। नाउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर वॉल्यूम में बहुत सारा बहुत बड़ा कंटेनर है, लेकिन पर वॉल्यूम में कितना है? अपॉन वी लगा दो। अगर पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम, तो अपॉन वी तो करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए, है कि नहीं? तो अपॉन वी कर दिया। ठीक है। अब यहां से भी एक्सप्रेशन चाहो तो डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हो। यहां पर m अपॉन वी की जगह हम क्या लिख देंगे? डेंसिटी लिख देंगे। तो ये आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, क्योंकि अपॉन वी किया ना, पर वॉल्यूम कितना आ गया? हाफ डेंसिटी यू स्क्वायर आर एम। आगे बात समझ में? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी सबके डेरिवेशन हो गए। अब देखो, अब एक रिलेशन निकालेंगे हम प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी से। देखो, शो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखो, हमें पता था कि प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? 1/3 डेंसिटी यू स्क्वायर आर एम एस। ये तो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला आया था। ठीक है सर। और जस्ट अभी ये देखो, प्रेशर का फॉर्मूला निकाला 1/3 डेंसिटी यू स्क्वायर आर एम एस। और काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला क्या निकाला? जो हमने डेरिवेशन की काइनेटिक एनर्जी की, हाफ डेंसिटी यू स्क्वायर आर एम एस थी। ये निकाला हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। ठीक। अब दोनों को अगर रिलेट करें, यानी कि रिलेट मतलब दोनों के एक दूसरे को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। देखते हैं रिलेशन क्या आ रहा है पी और ई का। डिवाइड कर दिया दोनों के एक दूसरे से, दोनों के फॉर्मूले से डिवाइड कर दिया। क्या क्या रिड्यूस हो गया? देखो, डेंसिटी डेंसिटी गया, यू स्क्वायर आर एम एस से यू स्क्वायर आर एम एस गया, तो बचा क्या? 1/3/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल, तो पी और ई का रिलेशन क्या आ गया? 2/3। ई को इधर भेज दो। ठीक है। यानी प्रेशर जो होगा वो 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया। प्रेशर कितना आ गया? 2/3 ऑफ, यानी काइनेटिक एनर्जी का 2/3 प्रेशर होता है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना प्रेशर होता है? 2/3। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में तो कमी रहने वाला है ना, 2/3 तो कमी हो गया ना। ठीक है। सो हेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज 2/3 टाइम द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम लिखना ना भूलना। ओके। चलो टेम्परेचर से रिलेट करते कोशिश करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, तो हमें पता है कि 1 मोल में जो इक्वेशन है गैस की क्या आती है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो एन में तो 1 ही है, तो आर टी हमने लिख दिया। ठीक है। जिसमें से प्रेशर का फॉर्मूला हमें मालूम है। प्रेशर इज इक्वल टू वॉट? प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही तो आया था प्रेशर का। ठीक है। तो पी की जगह हमने लिख दिया 2/3 ई इंटू वी, वी इज वर्क फॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी। तो पी की जगह 2/3 ई लिख दिया। ओके सर। अब देखो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया ना, तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने एक्सप्रेशन यहां लिख दिया। यही तो काइनेटिक एनर्जी था। देखो इससे पहले नोट्स आप उतारते हैं ना, पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम देखें काइनेटिक कितना आ रहा था? हाफ एम एन यू स्क्वायर आर एम एस बाई वी, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो। ठीक है ना? ओके। एम बाई वी, तो अपॉन वी। तो इसकी जगह हमने ये ई की जगह यानी काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या डाल दिया? हाफ एम एन बाई वी, ओके, इंटू यू स्क्वायर आर एम एस, पूरा पूरा फॉर्मूला डाल दिया किसका? काइनेटिक एनर्जी का, इंटू वी यानी वॉल्यूम जो चल रहा है उसे चलाएंगे, इज इक्वल टू आर टी। ठीक है। ठीक है। तो क्या वॉल्यूम तो वॉल्यूम कट नहीं गया? हाँ सर, तो कट गया। तो बचा क्या? और 2 से यहाँ 2 कट गया, तो बचा क्या? 1/3 एम यू स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आर टी। यहां पर भी हमने क्या किया? तो यहां से आ गया 1/3 एम
यू स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आर टी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एन कहाँ गया, तो ये जो आई है वैल्यू ये फॉर वन मॉलिक्यूल की आई है, तो यहाँ से अगर एन रखोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ओके, एन हटा दिया, एन की वैल्यू वन लेके चल रहे हैं फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है। सो अगर हमें यू आर एम एस चाहिए तो क्या करो, यू स्क्वायर एम को उधर भेज दो, 3 को मल्टीप्लाई करा दो और फिर अंडर रूट में डाल दोगे, तो यू आर एम एस की वैल्यू टेम्परेचर एंड मास ऑफ द मॉलिक्यूल से भी आ जाएगी अंडर रूट 3 आर टी बाई एम। ये यू आर एम एस हमारा आ गया। तो हमें ये तो पता चल गया क्या कि जो स्पीड होती है मॉलिक्यूल की टेम्परेचर से क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तुम्हारी स्पीड मॉलिक्यूल की उतनी ही बढ़ेगी। सो दस आर एम एस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो डेरिवेशन 2 से 3 बार करना तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि हमें पता है हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस होती है, डाया होती है, ट्राइएटॉमिक गैस होती है, तो डेफिनेटली उन पे जो वेलोसिटीज होंगी वो भी अलग अलग डायरेक्शन पे होगी। सो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन जो आरएमएस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट इन रेस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर कम ज़्यादा अगर हो रहा है तो इससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो टेम्परेचर से ध्यान रखने का, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो वी आर एम एस भी या यू आर एम एस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्पीड जो रहेगी कांस्टेंट रहेगी। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच द पार्टिकल ऑफ सिस्टम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जैसे कि मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक में जो मॉलिक्यूल है वो कितने डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, 3 डायरेक्शन में, है कि नहीं। 3 डायरेक्शन में कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक पॉइंट ले लें मॉलिक्यूल के लिए, चलो ये कैप समझ लो आप, ठीक है ना, ये ऊपर से टॉप देखो बस, जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट है मतलब मॉलिक्यूल है, वो 3 डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकता है, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है एंड देन जेड पे जा सकता है, ठीक है ना। कब, जब मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक में जो एटम होगा वो सिंगल ही रहेगा ना। अगर तो यहाँ पे वेलोसिटी 3 आ गई, ठीक है ना, 3 डायरेक्शन पे देखना है। अच्छा अगर डाया एटॉमिक है तो डाया एटॉमिक कैसा होता है बताओ, कॉम्बिनेशन एटम का कुछ ऐसा रहता है ना, ऐसे बंधा रहेगा कुछ इस तरीके से। अब इसमें देखो कितने डायरेक्शन हो रहे हैं इसमें, एक ऐसे भी जा सकता है, 2, 3, अच्छा स्पिन भी तो कर सकता है, स्पिन भी कर सकता है ना, अच्छा मोमेंटम आ रहा है ना इससे, तो ठीक है। यानी एक डायरेक्शन देखो, 3 तो वो हो गए, 1 2 3, और ये एक ऐसे डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है और एक ऐसे डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है, 2 वो हो गए, 5 हो गए, और एक ऐसे भी स्पिन कर सकता है, समझ रहे हो ना, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे किया, इस तरह किया तो कितना देखो मोमेंटम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम लोग ने पहले पढ़ा भी रोटेशनल में। फिर ऐसे भी कर सकता है, एक यहाँ पे आइटम है, यहाँ पर आइटम, ऐसे सोचो, ठीक है ना, ऐसे कर इसमें। लेकिन अब ऐसे करेंगे तो इसको हम इग्नोर करेंगे, क्यों इग्नोर करेंगे, इतने स्पिन में मोमेंटम उतना मिल रहा है, क्योंकि रेडियस बहुत छोटा सा रेडियस है, आर छोटा तो याद है ना एम आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे सिर्फ 5 डायरेक्शन देंगे, 1 2 3 4 5, 5 डायरेक्शन देंगे, ठीक है। तो डायटोमिक जो बेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 5 हम ले सकते हैं स्पीड, और अगर ट्राइएटोमिक है, ट्राइएटोमिक में या तो ऐसे 3 बंधे हुए कुछ इस तरीके से, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 7, और अगर नॉन लीनियर है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। 3 उधर से XYZ में और 3 स्पिन की वजह से।
से वाइब्रेशन भी हो सकता है, लेकिन वाइब्रेशन को हम लोग अवॉइड करेंगे, समझ ना। जैसे स्पिन हो रहा है तो ऐसे वाइब्रेशन होकर भी स्पिन हो सकता है ना ऐसे, लेकिन वाइब्रेशन अवॉइड करेंगे। तो ये बात समझ में आई कि मोनो में कितना है, 3 है, डाया में 5 है, ट्राई में आप अगर लीनियर है तो 6 ले लो और 7 ले लो, अगर नॉन लीनियर है तो 6। ओके ठीक है, इतना समझ लिए। अब देखो इसका डेरिवेशन कैसे करना है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो, एनर्जी इज इक्वल टू एन एफ आर टी। वॉट इज एफ? एफ इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, वही जो वेलोसिटी से आया स्पीड से, कहाँ कहाँ मॉलिक्यूल भाग सकता है, नाच सकता है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। एन इज वॉट? फॉर 1 मोल, नॉट फॉर 1 मॉलिक्यूल। तो ये जहाँ जहाँ मैंने लिखा है मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे एन को मॉलिक्यूल समझना है, जहाँ पे मोल लिखा तो वहाँ मोल समझना है आपको। तो ये जो एन है वो फॉर 1 मोल है, तो फॉर 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, अगर मोनो एटॉमिक है, एन में 1 रखा, चलो हटा दो, एफ में 3 रखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक कितना है, 3 है, अभी पीछे दिखा है, RT/2, ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला मोनो एटॉमिक के लिए आ जाएगा। और डाया के लिए जहाँ पे 3 है, FRT है ना, फॉर 1 मोल की बात हो रही है। अगर फॉर मोर देन 1 मोल है तो एन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, 5 मोल में तो इंटू 5 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 का 5 आ जाए, क्यों 5 आया, क्योंकि डाया था, क्यों 5 था, क्योंकि डाया था, ठीक है। ट्राई के लिए 7RT या 6RT ले सकते हो, लीनियर है नॉन लीनियर के हिसाब से। बात समझ में आए? तो 6RT लोगे तो 2 से 3 कट जाए तो 3RT आ जाएगा, अदरवाइज लीनियर के लिए लोगे तो 7RT/2 आ जाए। क्यों? डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर ट्राई के लिए 7 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 7। ये समझ में आ गया। फॉर 1 मोल, सब में किसकी बात है? 1 मोल की बात हुई, 1 मोल मॉलिक्यूल्स की, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल नहीं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल कितने होते हैं बताओ? अच्छा, 1 मोल मॉलिक्यूल कितने होंगे? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बोलो? क्या बताया था मैंने? 1 डजन में 12 ही होते हैं, वैसे एक एवोगाड्रो नंबर ही होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होगा 1 मोल में, तो इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल की बात करेंगे। 5 मोल की बात करो तो 5 इंटू ये हो जाएगा। ओके, सो ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरह हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से रिलेट करेंगे। देखो, मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है, और एनर्जी कितनी आ गई थी? 3RT/2, 3RT/2। ये किसके कितने मोल के लिए था? 1 मोल के लिए था ना, इज इक्वल टू 3RT/2 इंटू एन, क्योंकि बात हो रही थी 1 मोल की, ठीक है सर, 1 मोल की बात हो रही थी। ओके, तो अगर हम 1 मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, 1, भाई ये एनर्जी जो थी ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए थी, ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए थी, ठीक है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, एक मॉलिक्यूल की, तो कैसे निकालेंगे? देखो, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? ये मैंने बताया था पहले ही, 1 मोल में Na मतलब जितना एवोगाड्रो नंबर है उतना ही उतना हो जाएगा। अगर 5 मोल होते तो 5 इंटू दिस होता, लेकिन 1 मोल है तो 1 मोल की जगह पूरा पूरा ये इतना आ जाएगा 1 मोल के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर अगर एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये वाला इसको डिवाइड में ले आएंगे, 1 मोल डिवाइड बाय Na, व्हाट इज दिस इज योर Na इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, है कि नहीं। यहां क्या बचा? 1 मॉलिक्यूल बचा सिर्फ, भाई Na मतलब ये पूरी जो नंबर है 6.022 या 023 इंटू 23 आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आगे 1 किसकी? मॉलिक्यूल का वैल्यू, ये 1 मॉलिक्यूल की वैल्यू आ गई। ये समझ में आ गई? तो 1 मोल मतलब n बाई Na या गया। अच्छा, अब देखो, अब हमें ये पता है क्या कि R इज इक्वल टू KB इंटू Na, यानी कि R बाई KB इज इक्वल टू Na, ठीक है ना। यानी यहां पर R की जगह, ये जो R है, इस R की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? KB डाल सकते हैं,
क्या डाल सकते हैं, के बी डाल सकते हैं, सही है ना भाई। ये के बी इज इक्वल टू, अगर तुम यहाँ निकालो, चलो यहाँ से के बी को निकालो वैल्यू, क्या आ जाएगा, आर बाई एन ए आ जाएगा, ठीक है ना। और एन ए के लिए वन मॉलिक्यूल के लिए वैल्यू 1 मोल बाई एन ए है बस। तो यानी यहाँ पे आर की जगह क्या डाल देंगे, के बी इंटू एन ए, है ना, के बी इंटू एन ए, इस आर की जगह के बी इंटू एन ए। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर इन 1 मोल, ये तो 1 मोल का है, क्या है, 1 मोल का है, ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो इसको तुम हटा देना Na को, तो एक मॉलिक्यूल की वैल्यू आ जाएगी। मतलब Na मतलब यहाँ पे Na की जगह तुम क्या रख रहे हो, Na की जगह एक्चुअली में यही रख लो ना, 6.023 इंटू 10 के पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स की ये एनर्जी आ गई, इतने मॉलिक्यूल्स की ये एनर्जी आ गई। एक की निकालना है तो यहाँ पे 1 डाल देना, तो ये आ जाएगी, एक की आ जाएगी एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की आ जाएगी, एक मॉलिक्यूल की आ जाएगी, है कि नहीं, बात समझ में आएगी नहीं आई। तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू थी हमारी E3RT/2, ये 1 मोल की थी, तो R को हमने स्प्लिट किया KB इंटू एन ए में, KB इंटू एन ए में, तो R के डाल दिया KB इंटू एन ए, KB इंटू एन ए, और एन ए का मतलब ही क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, उसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10 को 23 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल चाहिए तो इंटू 1 कर दो, तो एक मॉलिक्यूल की आ जाएगी। यानी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, अगर 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू 3 के बी इंटू टी बाई 2 इंटू 1, वही रहेगा, ये 1 मॉलिक्यूल का आ जाएगा, ठीक है ना। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल का है, ये किसका है, 1 मोल का, और ये 1 मॉलिक्यूल का है। तो मोल्स एंड मॉलिक्यूल का मतलब समझो। तो ठीक इसी तरीके से 5 के बी बाई टी बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 1 डायटोमिक की 1 मॉलिक्यूल का हो जाएगा, इंटू एन ए नहीं रख रहे ना, इंटू एन ए रखा है, नहीं रखा, क्योंकि इंटू 1 एन ए मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल, तो इंटू 1 मतलब एक मॉलिक्यूल, तो फॉर 1 मॉलिक्यूल, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ट्राई के लिए भी और डाया के लिए भी। ठीक है, तो 3/2 जो RT है ना हमारा फॉर मोनो के लिए, तो इसे मोलर एनर्जी कहेंगे, क्यों, फॉर 1 मोल के लिए है ये, 1 मॉलिक्यूल के लिए ये है। ये हो गया डाया के लिए, अलग लिख देते हैं फॉर्मूला। ये हो गई मोनो के लिए, मोनो के लिए अगर 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 3 KB/T/2, और डाया के लिए 5/2 KB/T, ट्राई के लिए 7/2 या 6/2, क्योंकि उसमें भी लीनियर वो है ना अलग अलग, इंटू टी। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया फॉर 1, बोलो, फॉर 1 मॉलिक्यूल, ये मोलर एनर्जी फॉर 1 मोल, ठीक है ना, दोनों में फर्क है, ओके।